हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके कि सारे प्रोविजंस हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 21। तो उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि क्या है, जिसे कि राइट टू लाइफ भी कहा जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके सारे प्रोविजंस हम आर्टिकल 21 के अंडर स्टडी करते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या डिक्लेयर करता है? आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or personal liberty except according to procedure established by law। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को क्या है, उसको उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है और उसकी पर्सनल लिबर्टी को क्या है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ तभी किया जा सकता है कि जब क्या हो, लॉ के द्वारा कोई भी प्रोसीजर ऐसा बनाया जाए, सिर्फ उस कंडीशन पर ही, उस सिचुएशन पर ही किसी भी पर्सन का जो राइट टू लाइफ है या पर्सनल लिबर्टी है, तब उसको कर्टेल किया जाएगा। ठीक है, किसके कब किया जाएगा? कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। जो ये आर्टिकल 21 है, जिसमें कि जो ये राइट टू लाइफ एंड क्या है, पर्सनल लिबर्टी है, ये राइट स्टूडेंट क्या है, सिटीज़न को भी दिया जाता है और साथ ही साथ जो फॉरेनर्स हैं उनको भी प्रोवाइड कराया जाता है। दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये कहा गया है कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, इसको सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए ही प्रोवाइड कराया गया है। In the famous Gopalan case 1950, the Supreme Court has taken a narrow interpretation of the Article 21। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, गोपालन केस 1950 के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का क्या है, एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि ये गोपालन केस 1950 क्या था। इसमें ये था कि जो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, इस केस का जो नाम था वो था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ठीक है, इसमें क्या था, जो A.K. गोपालन थे वो क्या थे, एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्हें कि मद्रास जेल में क्या है, डिटेन किया गया था। उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है, जो कि क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 होता है। उसके थ्रू क्या किया जाता है, मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा उनका डिटेंशन किया जाता है, उनको जेल में डिटेन किया जाता है। लेकिन जो A.K. गोपालन होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि इससे क्या है, मेरी जो सिविल लिबर्टी का राइट है वो क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। और वो इस बात को कहते हैं कि क्या है, उनके पास भी क्या है, राइट इक्वलिटी है, जो कि उन्हें लॉ के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही उनको प्रोवाइड कराया गया है। वो इस बात को कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या है, मेरी जो सिविल लिबर्टी है, ठीक है, मेरी जो लिबर्टी है वो क्या हो रही है, हैम्पर्ड की जा रही है मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो तब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस पूरे केस को एग्जामिन करती है, जो कि A.K. गोपालन वर्सेस क्या है, स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करती है पूरा, और यह क्या करती है कि वो कहती है कि जो A.K. गोपालन है उनको डिटेन किया गया है। ठीक है, उनको डिटेन किया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है कि किसी भी पर्सन को उसके राइट टू लाइफ को या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को सिर्फ तभी कर्टेल किया जा सकता है, तभी इनक्रोच किया जा सकता है जब क्या हो, कोई लॉ के द्वारा कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया जाए।
तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 21 के इसी प्रोविज़न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीज़न देती है, ये कहती है कि हाँ ये क्या है, ये तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही हुआ है। वो प्रोसीजर इसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बताती है कि जो है आपका जो डिटेंशन किया गया है मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा वो किस लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है, वो किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के थ्रू। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था क्योंकि ये कोई क्या है, ये एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा एक प्रोसीजर बनाया गया है जो कि क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है और उसके अंतर्गत आपको डिटेन किया गया है। ठीक है, तो वो इस बात को और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उनके आर्ग्यूमेंट को A.K. गोपालन के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर देती है इस केस में। ठीक है, क्योंकि उनका कहना सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है 1950 में कि हम क्या है, हम किसी भी लॉ को चेक नहीं करना है, हमारा काम ये है कि लॉ अनजस्ट है या अनफेयर है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई भी काम क्या हो रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, लॉ के द्वारा कोई बनाया गया प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिटेन किया जा रहा है तो वो क्या होगा, उसको क्या है वो वैलिड माना गया उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया और A.K. गोपालन के आर्गूमेंट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम पे क्या है, इस तरीके से उस डिसीज़न को दिया गया, जो कि तभी इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने इस गोपालन केस में क्या दिया, एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया। ठीक है, ताकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या है, वैसे उन्हें क्या करना चाहिए था, क्योंकि जो राइट टू लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, ठीक है वो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया कि हमारे यहाँ क्या प्रोसीजर है, हमारे यहाँ प्रोसीजर है कि क्या है, अगर किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो कि क्या है कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है और उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ को कर्टेल किया जा सकता है या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, और उन्होंने माना कि इसके लिए तो लॉ बनाया गया है, और वो लॉ कौन सा था, वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का। लेकिन स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ कि उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बताती है अपने डिसीज़न में कि जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या है, उसमें क्या है कि अगर किसी भी इंडियन सिटीज़न को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा वो आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से कराया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोई भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं आर्बिट्रेरीली क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन का राइट टू लाइफ या राइट टू पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा आर्टिकल 21। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि क्या है, अगर कोई भी क्या है आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन है, मीन्स कि स्टूडेंट्स की पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो उससे क्या होगा, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया गया कि जिससे क्या हो रहा है, आपका राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी कर्टेल किया जा सकता है, तो ये कहा गया कि उस सिचुएशन में क्या होगा, आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है गोपालन केस 1950 के बाद, और ये कहा जाता है कि आपको यानी इंडियन सिटीज़न को क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर आर्टिकल 21 एग्जीक्यूटिव एक्शंस के, कोई भी जो है एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके आर्बिट्रेरी एक्शन से। लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव है यानी क्या है कोई पार्लियामेंट अपना लॉ बनाती है, तो क्या होगा, फिर आपको उससे क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा आर्टिकल 21। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। This means that the state can deprive the right of life एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे क्या था, यही प्रोविज़न आया, यही बात सामने आई कि स्टेट क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ को डिप्राइव कर सकता है, उसको ले सकता है, कम कर सकता है, या फिर किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको क्या कर सकता है, ले सकता है, कर्टेल कर सकता है। किस बेसिस पर, किसी भी लॉ को बनाकर, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर पार्लियामेंट क्या करती है,
किसी भी लॉ को बनाती है तो उसके बाद क्या होगा, अगर उस लॉ में कोई भी ऐसा प्रोसीजर आता है, उस लॉ को बनाया, उसमें ये है लेजिस्लेटिव, ये कहते हैं कि क्या है कि आर्टिकल 21 के अंडर क्या है, राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जाना चाहिए, तो हाँ उसको कर्टेल किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये कहा गया इसमें। और स्टूडेंट्स ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आर्टिकल 21 है, वो किस बेसिस पर काम करता है, वो काम करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसीलिए कहा गया है द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ दैट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए प्रोसीजर cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair और unjust। स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन में, ये गोपालन केस 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि क्या है, उन्होंने अपनी इस चीज़ को कहा कि हम अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है, कोई भी जो लॉ जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उस पर क्या होगा, किसी भी ग्राउंड में उसमें हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, उसको हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है तो हम उसकी वैलिडिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा। ठीक है, कि लॉ क्या है, अगर क्या है, अनरीजनेबल है या अनफेयर है या फिर अनजस्ट है, इससे क्या है, इससे उस लॉ की वैलिडिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था। The Supreme Court held that the personal liberty means only liberty relating to one person or body of the individual। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीज़न में इस चीज़ को बताया कि जो पर्सनल लिबर्टी है उसका मीन्स क्या है, ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन, किसी भी पर्सन की जो क्या है उससे रिलेटेड जो है, उसकी जो खुद की जो लिबर्टी है उससे है, और द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो बॉडी है उसकी लिबर्टी से इसका मतलब है, ये कहा गया। लेकिन स्टूडेंट्स उस टाइम तक तो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि क्या है, हम जो लेजिस्लेचर लॉ बना दे रही है, जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आ रही हैं, जिनको कि लेजिस्लेचर बना रही है, हम उन पर, उनकी वैलिडिटी पर कि वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, वो फेयर है कि अनफेयर है, वो जस्ट है या फिर अनजस्ट है, हम इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। उस टाइम पर ये कहा गया और कहा कि जो लॉ बनेगा उसको फॉलो किया जाएगा, और अगर स्टेट चाहता है, अगर लेजिस्लेचर चाहता है तो आर्टिकल 21 के अंडर ये जो राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसको भी कर्टेल किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ कि नेक्स्ट 1978 में क्या होता है, मेनका गांधी केस होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जाता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जाता है 1978 में। तो स्टूडेंट्स जो ये मेनका गांधी केस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, काफ़ी लैंडमार्क केस है। इसमें क्या होता है कि मेनका गांधी का नाम आपने सुना ही होगा। मेनका गांधी कौन है? मेनका गांधी हैं जो संजय गांधी थे उनकी क्या है, उनकी वाइफ हैं। और संजय गांधी कौन है? संजय गांधी हैं इंदिरा गांधी जी के सन, ठीक है, उनके बेटे। और क्या हैं, जो वरुण गांधी हैं जो कि क्या हैं अभी पीलीभीत से जो उनका जो क्षेत्र है वहाँ से हैं। ठीक है, वरुण गांधी जो हैं वो मेनका गांधी के क्या हैं, बेटे हैं। तो उनका जो संसदीय क्षेत्र है, जो उनका क्षेत्र है वो क्या है, पीलीभीत है। और जो ये मेनका गांधी हैं ये क्या हैं, बीजेपी से रिलेटेड थी, बीजेपी से रिलेटेड हैं। और ये क्या हैं, साथ ही इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। ठीक है, और ये क्या हैं, ये 2014 से 2019 तक जब मोदी गवर्नमेंट थी, मतलब जो अभी स्टार्टिंग की पहले की, तो अभी क्या थी ये मेनका गांधी जो थी ये क्या थी, वुमेन एंड ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो थी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसमें भी ये उस पद पर भी मेनका गांधी रही थी
2014 से 2019 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मेनका गांधी कौन है। ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। ये क्या हैं कि काफ़ी जीव जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में क्या है, ये बहुत ज़्यादा जागरूक रहती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो हम देखते हैं अब स्टूडेंट्स कि ये मेनका गांधी केस में हुआ क्या था। ठीक है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मेनका गांधी केस में क्या हुआ था। In Menka case 1978, the Supreme Court overruled its judgment in the Gopalan case by taking a wider interpretation of the Article 21। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा गया है कि जो ये मेनका केस 1978 में था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो जजमेंट उनने गोपालन केस वर्सेस क्या है स्टेट ऑफ मद्रास जो 1950 में जो अपना डिसीज़न दिया था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको उन्होंने ओवर रूल कर लिया। मीन्स क्या है, उसको बदल दिया, उस डिसीज़न को ओवरराइड कर दिया। और इस केस में, मेनका गांधी केस में उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 21 का एक वाइडर इंटरप्रिटेशन भी प्रोवाइड कराया। ठीक है, इसीलिए मेनका गांधी केस को भी काफ़ी लैंडमार्क केस माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 का है, इसमें क्या होता है कि मेनका गांधी क्या लेती हैं 1967 में, 1967 का एक क्या है पासपोर्ट एक्ट होता है, उसके थ्रू जो है मेनका गांधी अपना जो है पासपोर्ट को इशू करने के लिए क्या है, इशू करने के लिए एप्लीकेशन डालती हैं, जो कि इनको मिलता है 1 जून 1976 को। ठीक है, मेनका गांधी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हैं अंडर 1967 पासपोर्ट एक्ट के थ्रू। ठीक है, और उनको क्या है पासपोर्ट इशू किया जाता है 1 जून 1976 में। लेकिन क्या है स्टूडेंट्स कि मेनका गांधी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या है एक नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, जो कि आता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से। ठीक है, ये कहा जाता है कि क्या करना है, उनको अपना पासपोर्ट क्या करना है, वापस करना है। और 7 दिनों के अंतर्गत उनको क्या दिया जाता है, एक लिमिट दी जाती है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है 7 दिनों का। कहा जाता है कि आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट को रिटर्न करना है, सरेंडर करना है। ठीक है, तो जो मेनका गांधी होती है वो कहती हैं कि क्या है कि आप ये बताइए कि उसका क्या रीज़न है। ठीक है, आप रीज़न बताइए कि क्यों आप मेरे पासपोर्ट को वापस मंगा रहे हैं, या मेरे पासपोर्ट को क्यों मुझसे मतलब कर्टेल किया जा रहा है। तो लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ उस टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो क्या है उनकी बात को नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि क्या है कि इन द इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है आपको रीज़न नहीं बताया जा सकता है। वो कोई भी क्या है रीज़न नहीं बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर मेनका गांधी क्या करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और आर्टिकल 32 के तहत क्या करती हैं, रिट पेटिशन को दायर करती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट के उस एक्शन को चैलेंज करती हैं कि वो उनके जो पासपोर्ट है उसको क्यों जब्त करने की बात हो रही है, और क्यों जो गवर्नमेंट है उनको रीज़न भी नहीं बता रही है कि किस बेसिस पर, या फिर क्यों वो उनका पासपोर्ट मंगवाना चाहते हैं, क्यों उसे जब्त कराना चाहते हैं। ठीक है, वो भी अंडर 7 डेज़। ठीक है, तो इस चीज़ तो वो चैलेंज करती हैं जो सेक्शन होता है, जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 और जो उसका सी क्लॉज होता है, उसमें वो कहती हैं कि ये जो जिसमें कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पासपोर्ट एक्ट के थ्रू उनसे जो पासपोर्ट को जब्त करने की बात कही है, जो कि क्या था सेक्शन 10 अंडर क्लॉज 3 और सब सेक्शन सी जो था उसको क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है अंडर आर्टिकल 14 और अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या जजमेंट आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो कि सेक्शन, ठीक है, जो कि अंडर सेक्शन 10 ठीक है क्लॉज 3 और सब क्लॉज सी है,
पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 का, ठीक है, जिसके थ्रू जो कि क्या है पासपोर्ट को जब्त करने के लिए कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस बेसिस पर वो कहते हैं कि क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना पासपोर्ट क्या करिए, यहाँ सबमिट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि ये क्या है, आर्टिकल 14 को भी वॉयलेट करता है, ठीक है, ताकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीव्ड पार्टी की बात को भी नहीं सुना और उन्होंने क्या है उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी, और उन्होंने कहा कि जो ये है, साथ ही इसमें क्या है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट किया गया है, क्योंकि उन्होंने क्या है कोई भी जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो क्लॉज में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है उन्होंने काम नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने क्या कहा, सीधे उन्होंने ये कह दिया कि 7 दिन के अंतर्गत क्या होगा, आपको हम रीज़न नहीं बता सकते हैं, उन्होंने रीज़न भी नहीं बताया और कहा कि आपको 7 दिन के अंतर्गत अपना पासपोर्ट जो है वो यहाँ सबमिट करना होगा। The court, however, refrained from passing any formal answer to the matter। इसमें क्या हुआ, कोर्ट क्या है कि डायरेक्टली कोई फॉर्मल आंसर नहीं देती है, लेकिन वो कहती है कि क्या है, ये क्या है, उसके जो कि ये मेनका गांधी है उनके आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 इसका क्या है वॉयलेशन कर रहा है, ठीक है। और इसमें किया जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि जो ये केस है, ये इसको एक लैंडमार्क केस की तरह क्या है, एक क्या है रेफरेंस पॉइंट की तरह इसको लिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इसके क्या है, इसके प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है और उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये केस है इसको क्या कहा गया, मेनका गांधी केस को गोल्डन ट्रायंगल केस कहा गया, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के जो भी प्रोविजंस हैं वो सब क्या थे, एक साथ चैलेंज किए गए थे, ठीक है, क्योंकि जो मेनका गांधी थी उन्होंने कहा कि मेरे आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 क्या है, तीनों ही वॉयलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, जिसमें कि आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, गोल्डन ट्रायंगल केस कहा गया है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इस केस के बाद, इस मेनका गांधी केस के बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है काफ़ी हद तक जो ये आर्टिकल 21 है इसके जो प्रोविजंस हैं उसका क्या करती है, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, It ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by law, provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just। उसके बाद क्या होता है, जब ये मेनका गांधी केस होता है 1978 में, तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसीज़न देती है कि क्या है कि जो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है किसी भी पर्सन को, उसको क्या है, उसको जो कि किसी भी ऐसे लॉ के द्वारा ही कर्टेल किया जा सकता है, जो कि क्या हो, उसके लिए जो प्रोसीजर के द्वारा, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, जो लॉ बनाया गया है उसको बनाने का जो क्या है प्रोसीजर है, वो क्या होना चाहिए कि वो लॉ कैसा होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि जब जो A.K. गोपालन केस हुआ था 1950 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है, लॉ अनरीजनेबल है या अनफेयर है या अनजस्ट है, हम क्या है उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग उस लॉ के वैलिडिटी पर हम
नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये नेक्स्ट केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये केस आता है, तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है कि क्या है, किसी भी पर्सन की अगर आप जो पर्सनल लिबर्टी है या फिर उसका राइट टू लाइफ है, अगर इसको आप कर्टेल कर रहे हैं, उसको आप डिप्राइव किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो अगर अब जो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है तो उसके लिए अब ये देखना ज़रूरी होगा कि वो जो लॉ है वो क्या है, रीजनेबल है या नहीं है, वो लॉ क्या है, फेयर है या नहीं है, वो लॉ क्या है, जस्ट है या नहीं है। अगर वो लॉ क्या है, रीजनेबल है, उसके प्रोविजंस रीजनेबल हैं, वो फेयर है, वो जस्ट है, तो तभी हम किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को स्टेट के द्वारा कर्टेल किया जा सकता है। ये इस मेनका गांधी 1978 के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये प्रोविज़न्स दिए गए। और स्टूडेंट्स, जो ये कॉन्सेप्ट है कि जिसमें ये चेक किया जाता है कि कोई भी लॉ है जो कि क्या होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, किसी भी पर्सन के तब आप उसके जो राइट हैं, उसकी जो राइट टू लाइफ है या पर्सनल लिबर्टी है, उसको ही क्या कर सकते हैं, डिप्राइव कम कर सकते हैं या फिर कुछ हद तक कर्टेल कर सकते हैं। तो ये जो है, ये एक कॉन्सेप्ट जो आता है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आता है, जो कि कहाँ पर चलता है, ये एक्सप्रेशन ये चलता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक है, The protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive actions but also against arbitrary legislative actions। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में, फिर उन्होंने अपने जो 1950 A.K. गोपालन केस का जो उनका जजमेंट था, उन्होंने फिर से यहाँ पर क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 है शुड बी available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action। स्टूडेंट्स देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब क्या हो रहा था, ये A.K. गोपालन केस था वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो आर्टिकल 21 है ये क्या है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन किया जाएगा, यानी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन लिया जा रहा है तो उससे क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्जीक्यूटिव्स जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कोई भी ऑफिशियल्स हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स हैं, तो उनके जो क्या हैं आर्बिट्रेरी एक्शन है उससे क्या है, किसी भी सिटीज़न को या फिर किसी भी फॉरेनर पर्सन को क्या प्रोवाइड कराया जा सकता है, आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सकता है, जो कि उसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया था कि नॉट फ्रॉम क्या है, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। ये कहा गया था कि अगर लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेचर में क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी लॉ बना दिया जाता है तो तब आपको आर्टिकल 21 उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा, ये कहा गया था। लेकिन उन्होंने अपने इस फैसले को ओवरराइड कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि अब जब ये मेनका गांधी केस हुआ 1978 में, कहा कि अब क्या कराया जाएगा, आर्टिकल 21 क्या करेगा, not only against arbitrary executive actions but also against arbitrary legislative actions। कहा गया कि जो आर्टिकल 21 है अब न केवल ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उनके आर्बिट्रेरी एक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, बल्कि साथ ही साथ जो क्या है, जो ये लेजिस्लेटिव के एक्शंस हैं, जो लॉ बना रहे हैं मनमाना कोई भी, उनके जो आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट भी आर्टिकल 21 अब क्या कराएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा किसी भी पर्सन को, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। It also ruled that the expression personal liberty in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of the right
that go to constitute the personal liabilities of a personal liberties of a man। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उन्होंने उसमें ये कहा कि जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये क्या है, पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 दिया गया है, आर्टिकल 21 दिया गया, इसको क्या है, ये वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, यानी ये क्या है, बहुत बड़ा इसकी क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, इसकी बहुत बड़ी मात्रा है। एंड इट कवर्स ए वैरायटी ऑफ राइट्स। जो ये पर्सनल लिबर्टी है, इसके अंतर्गत क्या है, वैरायटी ऑफ राइट्स आते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राइट्स कवर होते हैं, ठीक है, दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट टू द पर्सनल लिबर्टीज़ ऑफ ए मैन, जो कि किसी भी पर्सन की क्या बनाती हैं, पर्सनल लिबर्टीज़ को बनाती हैं, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 21 है, उसमें जो ये टर्म दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो पर्सनल लिबर्टी है, उसको क्या किया गया है, ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड रखता है। मीन्स कि क्या है, जो पर्सनल लिबर्टी वर्ड या जो टर्म यूज़ किया गया है, ये क्या है, बहुत व्यापक क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, जो कि अपने अंदर क्या है, डिफरेंट जो राइट्स हैं, जो वैरायटी ऑफ राइट्स हैं, डिफरेंट राइट्स को कवर करता है, जो कि किसी भी पर्सन की जो है, मैन की, किसी भी इंसान की जो है पर्सनल लिबर्टीज़ को बनाता है, ठीक है, उसका जो है एक उसकी लाइफ का एक पार्ट बनता है। The Supreme Court has reaffirmed its judgment in Menka Gandhi case in the subsequent cases, ठीक है। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो भी डिसीज़न लिया, ठीक है, जो भी मेनका गांधी के इस जजमेंट में केस में जो भी जजमेंट दिया, उन्होंने उसको क्या किया, उसको वहाँ पर भी अपना जजमेंट दिया, और उसके बाद भी जितने भी केसेस होते रहे, उन सब में क्या है, अपने जो भी जजमेंट दिए उसके अकॉर्डिंग ही ये आर्टिकल 21 में ये सब राइट्स क्या हैं, डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी ये दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया कि ये जो जितने भी हम आगे राइट्स पढ़ेंगे, ये सारे राइट्स क्या हैं, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। और इनको अगर पूछा जाए कि ये सब राइट्स कहाँ से आए, ये सब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले तो जो मेनका गांधी केस जजमेंट आया, उससे क्या है, आर्टिकल 21 का काफ़ी स्कोप जो है वो वाइडर हुआ, उसके क्या है, उसमें काफ़ी नए प्रोविजंस का पता चला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जो मिस्टेक थी उसको क्या किया, सुधारा, अपने जजमेंट को क्या किया, चेंज किया। और उसके बाद भी आज तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते रहे टाइम पर, उनके सारे प्रोसीजर से जो भी चीज़ें आई, जो भी जजमेंट आए, तो उनसे क्या है, ये आर्टिकल 21 में नए राइट्स क्या हैं, ये हर पर्सन को, इंडियन सिटीज़न को या फॉरेनर को ये राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि ये राइट कहाँ से आए, ये क्या है, डिफरेंट जो हैं जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो डिफरेंट केसेस की जो हियरिंग की गई, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं, उसमें क्या है, जो भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, उनको राइट बना के क्या है, इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, इस आर्टिकल में ऐड कर दिया गया। जिसमें सबसे पहला राइट है राइट टू लाइफ। ये क्या है, सबके सब आर्टिकल 21 में, ये सारे राइट क्या हैं, आर्टिकल 21 में आते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। जिसमें पहला राइट दिया है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। हर किसी पर्सन को क्या राइट है कि वो अपनी ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करके रह सकता है, ह्यूमन डिग्निटी के साथ रह सकता है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, ये कहा गया है कि हर किसी पर्सन को क्या है, एक डिसेंट इन्वायरमेंट में रहने का क्या है, उसको राइट है। क्या होना चाहिए, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे उसको क्या है, जहाँ पर उसको क्या है, एक साफ़ स्वच्छ क्लीन वाटर मिलना चाहिए, क्लीन एयर मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सब किस में आता है, डिसेंट इन्वायरमेंट में आता है। और अगर कोई हैज़ार्डस क्या है, इंडस्ट्रीज़ अगर उसके आसपास हैं, तो उससे भी क्या है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये आता है राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट में।
नेक्स्ट है राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, अपना लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने का राइट है, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का उसको राइट है। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी, जिसका कि आप यहाँ पे ये डायग्राम भी देख रहे होंगे कि क्या है, किसी भी पर्सन को क्या है, राइट टू प्राइवेसी का क्या है, राइट है। ठीक है, कि कोई भी उसकी प्राइवेसी को, उसकी प्राइवेट चीज़ों को क्या नहीं कर सकता है, डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू शेल्टर, कि किसी भी पर्सन को क्या है, शेल्टर यानी अपना निवास बनाने की, अपना घर बनाने की, ठीक है, अपना कोई भी रेजिडेंस बनाने की क्या है, उसको राइट है इसका। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, राइट टू हेल्थ है, कि किसी भी व्यक्ति का क्या हो, एक अच्छा स्वास्थ्य हो, वो उसका क्या है, एक राइट है, उसके लिए वो अच्छी हेल्थ के लिए वो काम कर सकता है। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रोविज़न स्टेट के द्वारा किया गया है आर्टिकल 21 में, कि जो क्या है 6 ईयर से 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, फ्री एजुकेशन स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसको हम स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 21A में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके प्रोविजंस को, जिसे कि राइट टू फ्री एजुकेशन कहते हैं, जो कि क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा 6 ईयर से 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं, उनके लिए प्रोवाइड कराया जाता है, जो जिसके अंतर्गत कि बच्चों को, चिल्ड्रंस को क्या दी जाती है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 21A के अंडर। नेक्स्ट है राइट टू फ्री लीगल एड। कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, फ्री लीगल एड ले सकता है। अगर क्या है, कोई भी वैधानिक जानकारी, लीगल एड वो ले सकता है। इस चीज़ के लिए क्या है, उसको अगर कोई कानूनी जानकारी चाहिए, कानूनी कोई सलाह चाहिए, तो उसको इसका राइट है कि क्या है, उसको फ्रीली लीगल एड प्रोवाइड कराई जा सकती है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट भी क्या है, राइट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है राइट टू स्पीडी ट्रायल। मीन्स कि अगर किसी पर्सन का क्या है, को कन्विक्ट किया गया है, तो उसका क्या है, ट्रायल की जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पीडी करने का क्या है, उसको राइट है, स्पीडी करवाने का राइट है, कि वो क्या हो, टाइम से उसका ट्रायल होता रहे। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। उसके बाद नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है इसमें और भी ये स्टूडेंट्स बस राइट दिए गए हैं, इनको बस हमने नेमली बस पढ़ना ही है, ताकि हम एज ए वन लाइनर इनको ध्यान रख सकें। नेक्स्ट है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। कोई भी क्या है, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है किसी भी पर्सन से। और क्या है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड मीन्स किसी भी पर्सन को क्या है, इंडियन सिटीज़न को या किसी भी पर्सन को ये राइट है कि अगर वो चाहे तो वो अब्रॉड जा सकता है, किसी भी फॉरेन कंट्री में वो जा सकता है, अपने किसी भी वर्क के लिए या घूमने के लिए या फिर किसी भी हिसाब से वो जा सकता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन क्या है, अगर कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, अगर उसका हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसको उस चीज़ से राइट है कि उसका क्या है, पुलिस की कस्टडी में हैरेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री मेडिकल एड। नेक्स्ट है कि राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। राइट नॉट टू बी ड्राइवन आउट। ठीक है, ड्रिवन आउट ऑफ ए स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा राइट टू फेयर ट्रायल। नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स ये सारे आर्टिकल्स हैं, ताकि मान लीजिए कभी कोई एक इसमें से क्या है, ये सारे राइट्स दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंडर हैं। आपको क्या है, एज ए वन लाइनर पता होना चाहिए कि ये राइट्स क्या है, आर्टिकल 21 में आते हैं। तो क्या है, इनको हम एक बार टैली करते जा रहे हैं। राइट ऑफ प्रिजनर to have necessities of life. Next है right of women to be treated with decency and dignity. Next है right against public hanging. ठीक है, right to road in hilly areas, right to information, right to reputation, right to appeal from a judgment of conviction. Next है right to family pension. ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आर्टिकल 21 के सारे प्रोविज़न्स को स्टडी कर लिया और हमने देखा कि इसमें जो 2 लैंडमार्क केस थे, एक तो था A.K. गोपालन केस 1950 को, स्पेशली हमने इसको बहुत अच्छे से समझा, और उसके बाद मेनका गांधी केस था, इसको भी हमने पूरा समझा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आए हों दोनों लैंडमार्क केस। और ये क्या है, ये तो सिंपली ऐसे राइट्स हैं जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर दिए रहते हैं, ठीक है। इनको तो वन लाइनर्स में आपको क्या है, एक बार देख के चले जाना है एग्ज़ाम से पहले और रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स कि क्या है आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।